नमस्कार विद्यार्थियों, विवेकानंद आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालोर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे विद्युत द्विध्रुव की, और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र का मान अलग आएगा, निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र का मान अलग आएगा। ठीक है, और अगर आप उसे किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं तो वहां पर क्या होगा, बल आघूर्ण का मान निकलेगा, टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, तो देखिए अक्षीय स्थिति के लिए अगर अपन ने निकाला था तो किस प्रकार से निकाला था। आपने क्या किया था, एक विद्युत द्विध्रुव को, एक आपके पास विद्युत द्विध्रुव है, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, मध्य की दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी, दूरी। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें अपन क्या करते थे, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर आपने कोई बिंदु ले लिया, बिंदु P। इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश है Q0, ये उपस्थित है। ठीक है, तो आपने क्या किया, अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इस द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस बिंदु पर आपको ज्ञात करना था। ठीक है, तो आप कैसे करते थे, जैसे यहाँ पर एक बिंदु लेते थे, O बिंदु लेते थे, इस O बिंदु की P बिंदु से दूरी आप कहते थे, मानते थे कि R दूरी थी। ठीक है, O बिंदु की P बिंदु से दूरी हमारी कितनी थी, R दूरी थी। ठीक है, ये था आपका A बिंदु, ये था आपका B बिंदु। अच्छा, माइनस Q आवेश है, ये माइनस Q आवेश इस प्लस Q0 आवेश के ऊपर बल लगाता, दोनों देखिए विपरीत प्रकृति के आवेश, तो क्या होगा, आकर्षण का बल लगता। तो मतलब ये आवेश क्या करता है, इसे अपनी तरफ खींचता, तो इस दिशा में बल लगता है ना। जिस दिशा में बल लगता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होती है, उसी दिशा में होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाती है, ये वेक्टर किस दिशा में आती है, इस दिशा में आती है। इसी प्रकार से प्लस Q आवेश है, यहाँ पर प्लस Q0 आवेश है, तो ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है, तो ये इसे क्या करता है, धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा। किस दिशा में लगाएगा बल, इस दिशा में बल लगाएगा, धक्का दे रहा है तो इस दिशा में लगाएगा, है ना। अच्छा, बल की दिशा जिस तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी उसी तरफ होगी, ये भी वेक्टर। ठीक है, तो इससे पूरी अपन डेरिवेशन करते थे और लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या आता था, बिंदु P पर लगने वाले कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो E नेट वेक्टर बराबर कितना आया था हमारे पास में, 2 kp बट्टा r की घात 3 pk, ये हमारा रिजल्ट निकला था। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में अपन ने बात की थी निरक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में क्या किया था हमने, निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय या विषुवतीय, ठीक है, या फिर कह सकते हो तल पर भी कह सकते हो ना, तल पर कोई बिंदु उपस्थित, विद्युत द्विध्रुव के तल पर कोई बिंदु उपस्थित है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। देखिए यहाँ पर आपने देखिए एक द्विध्रुव बना दिया, माइनस Q आवेश, इधर प्लस Q आवेश, इनके मध्य की दूरी 2a दूरी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, अक्ष पर एक कोई बिंदु उपस्थित नहीं है, यहाँ पर क्या उपस्थित है, विषुवतीय तल पर उपस्थित है या निरक्षीय तल पर एक बिंदु उपस्थित है। इस बिंदु को अपन ने P बिंदु मान लिया, इस बिंदु पर आवेश अपन ने मान लिया Q0 आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो इस बिंदु पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उस विद्युत क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करते थे, देखिए यहाँ पर देखिए माइनस Q आवेश है, ये A बिंदु मान लिया हमने, और ये आपका B बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर माइनस Q आवेश उपस्थित है, यहाँ पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। माइनस Q है, इधर प्लस Q नॉट है, दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, विपरीत प्रकृति के बीजातीय आवेश है तो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो ये आवेश इस आवेश को अपनी तरफ खींचेगा, देखिए अपनी तरफ खींच रहा है, इस दिशा में बल लगा रहा है। अच्छा, बल की दिशा जिस तरफ होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगी, उसी तरफ होगी। तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, ये वेक्टर, ये आवेश बता देते हैं। इसी प्रकार से बी बिंदु पर जो प्लस Q आवेश है ये क्या करेगा, इस प्लस Q नॉट को देखिए, दोनों ही क्या है, सजातीय आवेश है, समान प्रकृति के आवेश है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये इसे क्या करेगा, धक्का देगा, प्रतिकर्षित कर रहा है इस तरह से। देखिए जिस दिशा में बल लगा रहा है ये
उसी दिशा में क्या होगा, इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उसी दिशा में आएगा। ठीक है, ईवी वेक्टर है ना। उसके बाद में अपन क्या करते थे, ईवी वेक्टर और ईए वेक्टर इसको घटकों के रूप में विभाजित करना था। तो अपन एक यहाँ पर एक तल मान लेते थे। ठीक है, और ये तल क्या था, ईवी वेक्टर और ईए वेक्टर के मध्य का जो कोण है, इस कोण को समान दो भागों में बांटता था। ये जो तल आपने माना है, ये तल क्या करता था, बेसिकली ईवी वेक्टर और ईए वेक्टर के मध्य का जो कोण है, मान लिया थीटा कोण है, तो इस थीटा कोण को समान दो भागों में बांटता था। ठीक है, तो समान दो भागों मतलब यहाँ पर भी कोण, जो कोण होगा वो कोण यहाँ पर भी होगा। तो मान लिया कि यहाँ पर कोण थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर भी कोण क्या आएगा, आपका थीटा ही कोण आएगा, है ना। अच्छा, एक और तल आपने लंबवत तल ले लिया, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लंबवत तल है। ठीक है, अब देखो और ये इसका द्विध्रुव का है, केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये जो मध्य की दूरी है उसका मध्य बिंदु है। अच्छा, मध्य बिंदु है मतलब क्या हो गया, ये दूरी भी क्या हो जाएगी, ये दूरी भी क्या हो जाएगी, ये हो जाती है। ठीक है, तो ये जो देखिए तल है, यहाँ पर अगर आप ईवी वेक्टर के घटकों की बात करते हैं, तो जहां से कोण लिया जाता है वो तो होता है हमारा cos थीटा के रूप में। cos थीटा के रूप में होगा तो क्या आ जाएगा, इस मान ईवी cos थीटा। और दूसरा जो तल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, sin थीटा के रूप में, तो ईवी sin थीटा। इसी प्रकार से ये वेक्टर के लिए निकालेंगे, तो जहां से कोण दिया है वो तो क्या हो जाएगा, cos थीटा के रूप में, तो ये cos थीटा। और बाकी दूसरा तो क्या हो जाएगा, ये sin थीटा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो E और EB का परिमाण दोनों का मान सेम आएगा। E बराबर EB कितना आएगा, देखिए ये है यहाँ पर, देखिए अगर आप किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते थे, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो वो क्या आता था, KQ बटा R का स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए एक आवेश है, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, तो क्या आएगा कि इस आवेश का परिमाण क्या है, Q बटा इनके मध्य की दूरी। इनके मध्य की दूरी कैसे निकलेगी, मान लिया कि बिंदु P और O के मध्य की दूरी कितनी है, R दूरी। ठीक है, और ये दूरी कितनी है, A दूरी है। तो लंब R है, आधार A है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर भेजेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये दूरी यहाँ पर भी देखिए लंब और आधार तो सेम ही है। ठीक है, तो कर्ण भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कर्ण क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, P और A के मध्य का। ठीक है, तो R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो P और A है इनके मध्य का दूरी क्या कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर कर देते, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता था। ठीक है, और ईबी वेक्टर के लिए भी, ईबी के लिए भी यही का यही मान आएगा। ठीक है ना, इस बिंदु पर तो इन दोनों का मान क्या होता, समान होता। फिर आगे अपन पूरी कैलकुलेशन करते थे, लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या निकलता था, टी बिंदु पर लगने वाले कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता था हमारा, ई नेट बराबर कितना आता था, केपी बटा आर की घात 3 और माइनस पी है, ये हमारा सूत्र आता था। ठीक है ना, टी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति है, द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता था, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू केपी बटा आर की घात 3 और स्टेप में माइनस का टी कैप, है ना। अक्षीय के लिए देखिए, अक्षीय में क्या था, सिर्फ यहाँ पे 2 आता था और एक माइनस नहीं आता था, इतना सा अंतर है, बाकी लगभग दोनों सेम ही सूत्र है। हरी बात समझ में, तो याद करने में आसानी रहेगी तुम्हें। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन अपन ने पढ़ ली थी। अब अपन बात करते हैं कि अगर आपने एक द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया है, आपने क्या किया, एक द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया, तो उस द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। आज का हमारा नया टॉपिक क्या है, यदि आप किसी द्विध्रुव को एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो उस द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल है, उस बल का मान और बलाघूर्ण का मान ज्ञात करना है। समरूप विद्युत क्षेत्र में उपस्थित द्विध्रुव पर बल तथा
बलागुण समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव उपस्थित है तो उस द्विध्रुव पर बल और बलागुण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा देखिए बल तो चलो आपको पता है कि बल क्या लगेगा, आपको पता है विद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव उपस्थित है तो द्विध्रुव भी किससे बना है, आवेशों से बना है ना। आवेश अगर देखिए मान लिए कि कोई आवेश है, उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर आप किसी दूसरे आवेश को लेके जाएंगे तो वो दूसरा आवेश पहले वाले आवेश के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो बल तो आप वहां से निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा बलागुण क्या होता है, बलागुण क्या होता है, अगर देखिए बलागुण की परिभाषा क्या होती है कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा भी है बलागुण के बारे में। क्या होता है बलागुण कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने के कारण वस्तु घूर्णन करना स्टार्ट करती है, आ रही बात समझ में, जैसे आपने कोई पहिया है, ठीक है, उस पहिए के ऊपर आपने एक दिशा में बल लगाया और बल लगाने के कारण पहिया क्या कर रहा है, घूम रहा है, घूमना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर बल आघूर्ण की बात की जाती है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, बल आघूर्ण उत्पन्न होता है ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क। इंग्लिश में, ठीक है, बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे आप टाउ से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो बल आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु घूर्णन स्टार्ट करती है, मतलब घूमना स्टार्ट करती है, तो वहां पर उस वस्तु पर बल आघूर्ण कार्य करता है ना, जिसे आप टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और ये एक सदिश राशि है, इसकी भी एक निश्चित दिशा होती है। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। अपन ने अभी तक तो विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, ये समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है, मतलब ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाओं के मध्य जो दूरी है उसका मान क्या हो, समान हो। ठीक है, ऐसा विद्युत क्षेत्र होना चाहिए जिसमें विद्युत बल रेखाओं के मध्य की दूरी का मान क्या हो, समान हो। ठीक है, जैसे आपने विद्युत क्षेत्र बना दिया, ठीक है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, प्लस आवेश, धनात्मक आवेश है, धनात्मक से निकलती है विद्युत बल रेखा है और ऋणात्मक में क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका विद्युत क्षेत्र है। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें क्या हो, विद्युत बल रेखाओं के मध्य की दूरी क्या हो, समान हो। देखिए ये दूरी भी समान है, ये दूरी भी समान है, ये दूरी भी समान है, मतलब ये सारी जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर है। आ रही बात समझ में, तो ये जो विद्युत क्षेत्र होता है इसको अपन क्या कहते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और असमरूप में क्या होगा, जिसमें विद्युत बल रेखाओं के मध्य की दूरी असमान हो, तो वो असमरूप विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये हमने एक समरूप विद्युत क्षेत्र बना दिया। अच्छा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी, आपको पता है विद्युत बल रेखा होती है, आप तीव्रता की दिशा कैसे निकालते हैं, विद्युत बल रेखा के साथ में एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो ये सीधी सीधी रेखा है, तो इसके साथ में स्पर्श रेखा भी क्या होगी, सीधी सीधी होगी कि नहीं होगी, इसके ऊपर इस ना ये जो रेखा है इस पर आपने स्पर्श रेखा खींच दी तो उसकी दिशा भी क्या होगी, यही होगी, इसके तल इसके साथ साथ में होगी, है ना। तो ये देखिए स्पर्श रेखा है, अब स्पर्श रेखा की दिशा जिस तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी उसी तरफ होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी। ठीक है, तो ये हमारे देखिए ये हमारा बन गया समरूप विद्युत क्षेत्र। अब आपने क्या किया, इस समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या है, उपस्थित है विद्युत द्विध्रुव उपस्थित है। ठीक है, तो आपने द्विध्रुव को, डाइपोल को किसके अंदर प्रेजेंट कर दिया, एक समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रेजेंट कर दिया। देखिए, अब देखिए अपन ने समरूप विद्युत क्षेत्र तो बना दिया, अब अपन बात करते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या उपस्थित है, एक द्विध्रुव उपस्थित है। ठीक है, डाइपोल उपस्थित है, तो आपने क्या कर दिया, एक समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर एक डाइपोल रख दिया, डाइपोल रख देते हैं। अब डाइपोल में क्या होता है, एक तो होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है, और एक आपका होता है धनात्मक आवेश, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, दो आवेश है, इनके मध्य की दूरी क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, तो ये दूरी हमारी क्या है, 2a दूरी है। ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की दूरी 2a दूरी। ठीक है, अब देखिए इस द्विध्रुव को आपने क्या कर दिया, इस समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा,
अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस आवेश है और यहाँ पर माइनस आवेश है, क्योंकि क्या होता है विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश से निकलता है और माइनस आवेश के अंदर टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, माइनस आवेश के अंदर समाहित हो जाता है। विद्युत बल रेखा है ना, प्लस से निकलती है और माइनस में चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए प्लस आवेश है, यहाँ पर माइनस आवेश है। अब देखिए इधर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर क्या है माइनस क्यू आवेश है, इधर क्या है आपका प्लस क्यू आवेश। ये माइनस क्यू आवेश और इधर प्लस आवेश, इन दोनों के मध्य क्या होगा आकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है सजातीय सॉरी बीजातीय आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। हरी बात समझ में। तो यहाँ पर क्या करेगा ये प्लस आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश के ऊपर बल लगाएगा और किस हिसाब से लगाएगा अपनी तरफ खींच रहा है, किस हिसाब से लगा रहा है, किस हिसाब से लगा रहा है, इस हिसाब से अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो इस हिसाब से लगा रहा है। ठीक है, अच्छा इस बल का मान आप निकालिए, बल का मान क्या निकलेगा F वेक्टर बराबर कितना होगा माइनस क्यू ई वेक्टर होगा बस इस बल का मान। इस बल का मान कितना होगा F वेक्टर पर माइनस क्यू ई वेक्टर। अच्छा अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने दो आवेशों के बीच में जो बल है उसको तो आपने कूलाम के बल से प्रदर्शित किया था और उसका सूत्र था K बराबर Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, सॉरी F बराबर K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आप बात कर रहे हैं F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर, तो ये बल कहाँ से आया, ये भी दोनों आवेशों के बीच में ही बल लग रहा है, इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर बल लग रहा है। ठीक है, तो ये बल कहाँ से आया, तो ये बल आता है तुम्हारा, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा है E वेक्टर बराबर क्या होता है F वेक्टर बटा Q नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है हमारा E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा Q नॉट। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है ये लग रहा है किसके ऊपर लग रहा है Q नॉट के ऊपर लग रहा है। आ रही बात समझ में, और किसी और आवेश के कारण लग रहा होगा, चाहे वो प्लस क्यू आवेश हो चाहे माइनस क्यू आवेश हो, किसी और आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है क्यू नॉट पर लग रहा है। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या हो रही है, इस प्लस आवेश के कारण इधर माइनस क्यू आवेश पर क्या लग रहा है विद्युत क्षेत्र लग रहा है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या होगा ई वेक्टर बराबर कितना आएगा एफ वेक्टर बटा माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किसके ऊपर लग रहा है माइनस क्यू आवेश पर लग रहा है ना, तो माइनस क्यू लिख लिया। वहां पर अपन ने जब एक्सप्लेन किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो वहां पर जो बिंदु आवेश है क्यू नॉट उस पर विद्युत क्षेत्र लग रहा था, है ना। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लग रहा है माइनस क्यू आवेश पर, इसके कारण लग रहा है प्लस आवेश के कारण लग रहा है। ठीक है, तो एफ वेक्टर बटा क्यू नॉट आ जाएगा। अब इस क्यू नॉट को आपने क्या कर दिया इधर पक्षांतरित कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा एफ वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा माइनस क्यू ई वेक्टर। ठीक है, इसको अपन ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। अच्छा दूसरी चीज इसी प्रकार से आप प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर माइनस आवेश उपस्थित है, तो ये माइनस आवेश भी प्लस आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाएगा, है ना। तो पहले तो बल देखिए, बल की बात करते हैं। ठीक है, प्लस क्यू आवेश माइनस आवेश, ठीक है, समान समान सजातीय सॉरी विजातीय आवेश है ना, विपरीत प्रकृति के आवेश है, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, तो ये माइनस आवेश प्लस आवेश को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, इस हिसाब बल लगा रहा है, बल एफ वेक्टर बराबर कितना आएगा प्लस क्यू ई वेक्टर आएगा, कितना आएगा प्लस क्यू ई वेक्टर। आ रही बात समझ में। तो ये भी क्या कर रहा है इसके बाद, अब वो भी कैसे निकलेगा, इधर से निकलेगा, देखिए ई वेक्टर बराबर माइनस आवेश के कारण इस प्लस क्यू आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर कितनी आएगी एफ वेक्टर बटा प्लस क्यू। अच्छा अब इस प्लस क्यू को आप इधर भेज दीजिए, भेज दो, तो एफ वेक्टर बराबर कितना आएगा हमारे पास में प्लस क्यू ई वेक्टर आएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ तक एक बार जल्दी से उतार दो, उसके बाद फिर अपन आगे बात करते हैं। यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण तो द्विध्रुव के जो माइनस क्यू आवेश है इस माइनस क्यू आवेश पर बल लग रहा है एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर, है ना। और दूसरा प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश पर बल लग रहा है एफ वेक्टर बराबर प्लस क्यू ई वेक्टर। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो विद्युत क्षेत्र की सॉरी इस द्विध्रुव की दिशा किस तरफ होगी, इस द्विध्रुव की दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ, तो मतलब इस दिशा में होगा। द्विध्रुव की दिशा किस तरफ होगी माइनस से प्लस की तरफ होगी, ये वेक्टर ये द्विध्रुव की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है ना। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ है, इस तरफ है ई वेक्टर। आई बात समझ में। देखिए दूसरी चीज, ये दोनों जो बल है एफ वेक्टर बराबर प्लस
माइनस क्यू ई वेक्टर। ये दोनों जो बल है, इन बलों का परिमाण क्या है, समान है, और दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ये बल इस दिशा में लग रहा है और ये बल इसकी विपरीत दिशा में, इस दिशा में बल लग रहा है, ठीक है। और इनका परिमाण देखो, यहाँ पर भी देखिए, अगर QE, अगर इसका परिमाण निकालेंगे तो QE आएगा, और इसका परिमाण भी क्या आएगा, QE। मतलब परिमाण तो क्या है, समान है, लेकिन दिशा क्या हो रही है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में उपस्थित है, ठीक है। तो जैसे इस द्विध्रुव की तरह अपन मान सकते हैं कि ये भी एक पेन, ठीक है। हाँ, तो ये भी देखो पेन है। अब इस पेन के ऊपर जैसे मान लो विद्युत द्विध्रुव है ना, तो यहाँ पर देखो प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्यू आवेश उपस्थित होगा। इस माइनस क्यू आवेश पर इस दिशा में बल लग रहा है, ठीक है, इस दिशा में बल लग रहा है, और इस प्लस क्यू आवेश पर इस दिशा में बल लग रहा है। आई बात समझ में? तो इन दोनों बलों का मान क्या है, समान है। तो मतलब क्या होगा, इस जो ये द्विध्रुव है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जहां पर पड़ा है वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। आ रही बात समझ में? इन दोनों बलों का मान क्या है, समान है, और दिशा क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। तो ये जो द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर आपके पास में कोई पेन है, ठीक है, उसको देखिए मैंने यहाँ पर कील लगा के और उसको एक स्टेबल कर दिया, ठीक है, मतलब उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और जैसे ही आप उस पेन को यहाँ पर धक्का दे रहे हैं और एक यहाँ पर धक्का दे रहे हैं, तो ये पेन घूमेगी कि नहीं घूमेगी, है ना। एक तो आप यहाँ पर बल लगा रहे हैं और एक यहाँ पर बल लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में और समान बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये पेन क्या करेगी, घूमना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पर भी द्विध्रुव के ऊपर भी यही कंडीशन हो रही है। इस द्विध्रुव पर इस समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण एक तो इस दिशा में लग रहा है प्लस क्यू ई वेक्टर, और एक इस दिशा में लग रहा है माइनस क्यू ई वेक्टर, ठीक है। दोनों पदों का परिमाण समान है, परिमाण समान होने के कारण ये अपनी अवस्था में परिवर्तित नहीं हो रहा, है ना, इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, ये अपनी जगह से हट ही नहीं रहा है, जहां पर बैठा है वहीं का वहीं बैठा रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ये क्या करेगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। क्या कर रहा है, घूमना स्टार्ट करना है। अच्छा, घूर्णन की दिशा देखिए, इस तरह से घूमना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो घूमना स्टार्ट कर रहा है बल के प्रभाव के कारण, तो उस कारण हमारा क्या आएगा, बलाघूर्ण आएगा। आ रही बात समझ में? तो बल के प्रभाव के कारण ये जो घूमना स्टार्ट कर रहा है, तब हमारा क्या आएगा, बलाघूर्ण आएगा, ठीक है। जिसे आप टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ वेक्टर से ना, ये बलाघूर्ण आएगा, ठीक है। तो पहले अपन निकालते हैं बल और उसके बाद अपन निकालते हैं बलाघूर्ण। तो बल तो देखो बेसिकली अपन निकाल चुके हैं वैसे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, और अपन को देखो पता है कि इसका अगर परिमाण निकालेंगे तो भी क्या आएगा, क्यू ई परिमाण आएगा, और इसका परिमाण भी क्या आएगा, क्यू ई परिमाण आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि द्विध्रुव है, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है, वो बिंदु से प्रदर्शित कर दिया। तो इस द्विध्रुव पर जो कुल बल लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स एफ नेट, कुल बल क्या होगा, कुल बल क्या होगा बेटा, तो लगा ही देते हैं ना फैक्टर। कुल बल क्या होगा, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये वाला बल प्लस ये वाला बल, है ना, ये F1 से प्रदर्शित कर दिया, ये F2 से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यही तो होगा इस द्विध्रुव पर कुल बल। दो बल लग रहे हैं, एक तो F1 वेक्टर, ये F1 वेक्टर, और ये F2 वेक्टर। F1 वेक्टर का मान कितना है, माइनस क्यू ई वेक्टर, तो माइनस क्यू ई वेक्टर लगा दिया, प्लस F2 वेक्टर का मान कितना है, प्लस क्यू ई वेक्टर, तो प्लस क्यू ई वेक्टर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस क्यू ई वेक्टर प्लस प्लस मतलब क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा ये, है ना। प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो प्लस ही आएगा, माइनस क्यू ई वेक्टर से प्लस क्यू ई वेक्टर कट जाएगा। तो हमारा इस द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल, परिणामी बल, इसका मान कितना होगा, 0 होगा। और अगर किसी वस्तु पर लगने वाले कुल बल का मान 0 होता है, तो उस वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, और वह उस वस्तु की साम्य अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर ये द्विध्रुव क्या है, साम्य अवस्था में उपस्थित है, क्योंकि इसके ऊपर जो लग रहा है बल, कुल बल, उसका मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पर ये द्विध्रुव क्या होगा, साम्य अवस्था में होगा। एक बार जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ये द्विध्रुव की क्या होगी, साम्य अवस्था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बल तो हमारा निकल चुका है ना। अब अपन बात करते हैं बदाघूर्ण की। बदाघूर्ण क्या होता है,
बल आघूर्ण जैसे आप टाउ से प्रदर्शित करते हो, उसका सूत्र क्या होता है? सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है? बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। लंबवत बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी, ये किसके बराबर होने बराबर होता है? जिसे आप टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल मतलब देखिए यहाँ पर इस द्विध्रुव पर ये जो इसे समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया आपने, तो इस द्विध्रुव पर जो बल लग रहा है, एक तो लग रहा है F2 बराबर प्लस क्यू ई वेक्टर, एक लग रहा है F1 बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर। तो दोनों में से किसी भी एक बल का परिमाण ले लेते हैं, ठीक है? चाहे आप इस बल का परिमाण ले लो, चाहे आप इस बल का परिमाण ले लो। तो परिमाण लेंगे तो क्या आएगा? क्यू ई आएगा। इस बल का परिमाण भी क्यू ई है और इस बल का परिमाण भी क्या होगा? क्यू ई ही होगा। तो यहाँ पर देखिए बल की जगह क्या लिखेंगे? दोनों में से किसी भी एक बल का परिमाण गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी, है ना? तो लंबवत दूरी कैसे निकलती है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक तो बल F2 वेक्टर इधर लग रहा है, ठीक है? और एक बल लग रहा है इस दिशा में, है ना? तो हम क्या करते थे कि जिस दिशा में बल लग रहा है ना, तो उससे एक तल मान लेते हैं, ठीक है? एक तल मान लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए इस दिशा में बल लग रहा है, तो ये जो बल लग रहा है ना, उससे अपने क्या कर दिया? एक तल मान दिया, ठीक है? तो आपको लंबवत दूरी निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप क्या करो, ये जो बल देखिए यहाँ पर एक तो F2 वेक्टर लग रहा है, ठीक है? या तो इनमें से किसी भी एक बल से एक लंब खींचो और वो क्या होना चाहिए? दूसरे बल के तल पर होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर F2 वेक्टर है, इधर से एक लंब खींचा, ये लंब खींच लिया, इसको मैं ऐसे ऐसे ऐसे- तो आपने क्या किया? F2 वेक्टर से एक लंब खींच लिया, ठीक है? और ये लंब कहाँ पर उपस्थित है? F1 वेक्टर है, इसका जो तल है इस तल पर उपस्थित है, ठीक है? इसी प्रकार से आप F1 वेक्टर से भी लंब खींच सकते हो। एक लंब खींच लिया जो कि कहां पर उपस्थित है? F2 वेक्टर के तल पर उपस्थित है। तो ये जो दूरी होगी आपकी, ये वाली दूरी चाहे ये वाली दूरी, तो ये दूरी आपकी क्या कहलाती है? बलों के मध्य की लंबवत दूरी कहलाती है। दोनों में से किसी भी एक बल को आप उस बल का लंब खींचो आप दूसरे बल के तल पर। हमारी बात समझ में? तो आपने ये लंब खींच लिया, ठीक है? मैं इस लंब की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है? ये लंब खींच लिया आपने। अच्छा, लंब खींचा तो मतलब ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री एक कोण होगा, है ना? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं, देखिए एक तो देखिए यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ हो रही है? इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये वेक्टर। और आपके जो ये द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव की जो दिशा है, इस द्विध्रुव की दिशा किस तरफ है? इस दिशा में है, पी वेक्टर, ठीक है? तो आपने देखिए ई वेक्टर और पी वेक्टर, इनके मध्य का कोण आपने मान लिया, कितना कोण है? थीटा कोण है। कि ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का कोण कितना है? थीटा कोण है। ई वेक्टर इस दिशा में, पी वेक्टर इस दिशा में, बीच का कोण कितना है? थीटा कोण मान लिया आपने, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है, जैसे आपने ओ बिंदु मान लिया, ये ए बिंदु मान लिया और ये आपका बी बिंदु है, ठीक है? तो आपको निकालना क्या है? ए और बी के मध्य की दूरी, है ना? तो यही तो बलों के मध्य की लंबवत दूरी है, और ये आप पुट करोगे इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर, तो आपका बल आघूर्ण निकल जाएगा, ठीक है? तो ये ओ ए का मान निकालना है आपको, ठीक है ना? यहाँ पर निकालना क्या है? ए ओ का मान निकालना है। तो इस ए ओ का मान आप निकालोगे कैसे? आपको पता है लाल बटे का वाला एल ए एल अपन ए ए। तो देखिए आपको देखिए निकालना क्या है? यहाँ पर लंब निकालना है। अगर इस त्रिभुज की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा? ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कण हो जाएगा। हमारे पास है क्या? उपस्थित क्या है? कण उपस्थित है। निकालना क्या है? लंब निकालना है। तो ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कण और लंब दोनों को, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है लंब और कण, आ रहा है ना? ये फॉर्मूला हो गया लंब बटा कण। तो आपको इसका उपयोग करेंगे। अच्छा, ये लंब बटा कण किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा बराबर कितना आता है? लंब बटा कण आता है, ठीक है? अच्छा, लंब लंब का मान कितना है? ए ओ। तो लंब की जगह लेंगे ए ओ लिख लेंगे, बटा कण, कण का मान कितना है बेटा? 2a। तो कण की जगह लिख लेते हैं 2a, ठीक है? तो ये जो 2a है इसको आपने इधर भेज दिया, तो ए ओ बराबर कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा। इसको आपने, ये समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 के अंदर इसको पुट कर दिया। ए ओ का मान आपने किसमें रख दिया? समीकरण 3 में रख दिया। तो हमारा टाउ बराबर कितना आ जाएगा? टाउ बराबर हमारा आ जाएगा क्यू ई, सॉरी
देखिए यहाँ पे 2a है ना, 2a को इधर भेजा साथ में गुणा में sin थीटा भी तो है, तो sin थीटा का गुणा भी कर देंगे, ठीक है। क्रॉस 2a sin थीटा, क्रॉस का गुणा ही है ना, 2a sin थीटा। तो यहां तक हमारा टाउ बराबर कितना आ गया, QE गुणा 2a sin थीटा। एक आपको फॉर्मूला पता होता है कि P बराबर कितना होता है, Q गुणा 2a होता है कि नहीं होता, P बराबर क्या होता है, Q गुणा 2a। तो यहां से देखो आपका Q आ रहा है और ये आपका 2a आ रहा है, तो इस पूरे को Q गुणा 2a को किससे बराबर कर देंगे आप, P के बराबर कर दोगे, तो इसकी जगह आपने क्या लिख लिया, P लिख दिया। P बराबर P E और पीछे क्या रह रहा है हमारा sin थीटा रह रहा है, तो sin थीटा लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा टॉर्क का सूत्र आ गया। टाउ बराबर क्या आता है, E E sin थीटा, जहां पर P क्या है, द्विध्रुव, ठीक है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और sin थीटा क्या है, sin थीटा में थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और द्विध्रुव की दिशा के मध्य का कोण है। आगे बात समझ में, तो यहां तक एक बार जल्दी से उतारो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका टाउ बराबर क्या आ गया था, P sin थीटा। डायग्राम को साफ कर देते हैं। टाउ बराबर P sin थीटा। अब आपको एक चीज पता होती है कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है 11th क्लास के अंदर। तो क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता है, जब आप ए वेक्टर का गुणा करते हैं, क्रॉस करते हैं बी वेक्टर के साथ में, तो क्या आता है, आता है ए बी साइन थीटा, और जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लगाते हैं तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा आता है ना। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये देखिए PE sin थीटा आ रहा है, तो इस PE sin थीटा को देखिए PE AB sin थीटा, वैसे ही PE sin थीटा आ रहा है, तो इस PE sin थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, समीकरण 4 से, है ना, टाउ बराबर PE sin थीटा को कैसे लिख सकते हो, P वेक्टर गुणा E वेक्टर, P वेक्टर गुणा E वेक्टर लिखा जा सकता है, जो कि किसके बराबर होगा, टाउ वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका ये सदिश निरूपण हो गया, बलागुण है, इसका आपने सदिश रूप में निरूपित कर दिया उसे, p वेक्टर गुणा e वेक्टर किसके बराबर, t टाउ वेक्टर के बराबर, ठीक है ना। तो इसको आप देखो इक्वेशन नंबर 5। तो ये तो आपका आ गया बलागुण, इससे पहले अपन ने बल निकाल दिया। अब देखिए, अब इसकी कुछ तीन कंडीशंस है, उन तीन कंडीशंस की बात करते हैं। पहली कंडीशन है आपका केस फर्स्ट। देखिए पहली कंडीशन में अपन क्या करते हैं, थीटा बराबर अपन ने मान लिया 0 डिग्री। ये जो थीटा कोण है, इस थीटा कोण को अपन ने किसके बराबर मान लिया, 0 डिग्री के बराबर मान लिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या प्रभाव पड़ेगा द्विध्रुव पर, है ना, उसकी स्थिति क्या होगी, देखिए टाउ की जगह देखिए टाउ बराबर कितना है हमारे पास, सूत्र क्या है, टाउ बराबर e e और sin थीटा की जगह क्या लिख लेंगे अपन, 0 लिख लेंगे, है ना, थीटा की जगह क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। अपन ने माना है थीटा बराबर 0 डिग्री, तो sin थीटा की जगह क्या लिख लिया अपन ने, 0 लिख लिया। तो sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो sin 0 बराबर 0 होगा, तो ये पूरा ही पद क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। टाउ बराबर कितना आ जाएगा हमारे, 0 आ जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो द्विध्रुव है -q + तो ये इस प्रकार से उपस्थित होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र में ये द्विध्रुव इस प्रकार से उपस्थित होगा, क्योंकि समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, इस दिशा में है, ई वेक्टर, है ना, और जिस दिशा में समरूप विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में पी वेक्टर भी होगा, विद्युत द्विध्रुव की दिशा भी क्या होगी, उसी दिशा में होगी। क्यों, क्योंकि समरूप विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव इन दोनों के मध्य का जो कोण था, उस कोण का मान तो आपने 0 कर दिया, तो कोण का मान 0 कर दिया, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएंगे, एक दूसरे पर आरोपित हो जाएंगे। हमारी बात समझ में, तो यहाँ पर देखिए इनके मध्य का कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर बनेगी हमारी, यहाँ पर आपका प्लस आ गया, इसका यहाँ पर आपका माइनस आ गया।
हमारी बात समझ में? अच्छा, लेकिन बल है, बल दोनों पर समान रूप से लगेगा, इस पर भी इस दिशा में लगेगा, इस पर भी इस दिशा में लगेगा, है ना? तो यहाँ पर इसके जो इसकी स्थिति है, इसकी स्थिति के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन होती है इसकी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, है ना, इस विद्युत द्विध्रुव की, तो ये आपकी कहलाती है स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थायी साम्य अवस्था। साम्य क्या कहलाती है? साम्य अवस्था में तो रहेगा ये, है ना, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, और ये क्या कहलाती है? हमारी स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। ठीक है, ये लिख चुके हैं ना, इसको मिटा देता हूं। अब इसके सेकंड केस की बात करते हैं। तो केस स्पष्ट हो गया। सेकंड केस में क्या होगा? केस सेकंड। सेकंड केस में क्या कर रहे हैं अपन? थीटा बराबर अपन कर रहे हैं 90 डिग्री। कितना कर दिया? 90 डिग्री। यदि आप थीटा का मान 90 डिग्री कर लेते हैं तो उस समय क्या कंडीशन होगी? उस समय द्विध्रुव किस तरह से व्यवहार प्रदर्शित करेगा? तो देखिए 90 डिग्री मतलब ये देखिए यहाँ पर होगा माइनस 10 क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, और ये आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, समरूप विद्युत क्षेत्र इसका लग रहा है ना, समरूप विद्युत क्षेत्र लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके प्लस आवेश हो जाएंगे, यहाँ पर आपके माइनस आवेश हो जाएंगे, और यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है, इस दिशा, ये दिशा, और ये जो पी वेक्टर की दिशा होगी, द्विध्रुव की दिशा, इनके मध्य का जो कोण, ये 90 डिग्री कर दिया अपन ने, थीटा बराबर 90 डिग्री कर दिया। तो उस समय क्या प्रभाव पड़ेगा? तो टाउ बराबर हमारे पास सूत्र क्या होता है? ई ई साइन थीटा, और थीटा की जगह आपने क्या कर दिया? 90, तो साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर ये जो पी ई है, इससे किसका गुणा हो जाएगा? 1 का गुणा हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? पी ई आ जाएगा। तो टाउ बराबर कितना आएगा? पी, और ये इसका अधिकतम मान होगा। तो यहाँ पर जो टाउ है, बल आघूर्ण है, इसका अधिकतम मान प्राप्त होगा जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये जो द्विध्रुव है, इसकी दिशा के मध्य जो कोण है, अगर इस कोण का मान 90 डिग्री कर देते हो, तो ये जो टाउ है, इस टाउ का अधिकतम मान आपको प्राप्त होता है। आई बात समझ में? ये जो मान होगा, इससे मैक्सिमम, इससे ज्यादा मान प्राप्त नहीं हो सकता आपको टाउ का, इस कंडीशन में। तो यहाँ पर ये अधिकतम मान प्राप्त होगा। ठीक है, टाउ का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका केस सेकंड का गया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं लास्ट केस की, केस थर्ड। तो लिखा था ना, एक बार देखो जल्दी से, लास्ट केस एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट केस की बात करते हैं। केस नंबर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन? मान लिया कि थीटा बराबर कितना है? 180 डिग्री। थीटा बराबर कितना है? 180 डिग्री अपन ने मान लिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए द्विध्रुव बना देते हैं आपस। तो यहाँ पर देखो, ये जैसे यहाँ पर देखिए ये थीटा बराबर 0 डिग्री था, ठीक है, तो द्विध्रुव देखिए ऐसे इस तरह से उपस्थित था। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया? दिशा मान थीटा बराबर देखिए 90 डिग्री कर दिया, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया द्विध्रुव का। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री कोण बन गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन? 180 डिग्री कर रहे हैं, 90 डिग्री था, इसको 180 डिग्री कर दिया, मतलब यू हो जाएगा 90 प्लस 90, तो 180 होता है ना, 90 प्लस 90 180 होता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा द्विध्रुव? यहाँ से लेकर के पूरा ये घूम जाएगा। आइए समझ में, पूरा घूम जाएगा। तो घूम जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर जो प्लस आवेश था, ये इधर आ जाएगा, और इधर जो माइनस आवेश था, वो उधर चला जाएगा, है ना। तो ये देखो पूरा घूम गया। यहाँ पर तो आ जाएगा आपका प्लस आवेश, और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस आवेश। 180 डिग्री कोण पे आपको बता दिया। ये सब होगा
दिशा आपको बताइए। अच्छा, और द्विध्रुव की दिशा किस तरफ होगी? माइनस से प्लस की तरफ। इस दिशा में होगा विद्युत द्विध्रुव। तो इनके देखो ये, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसकी दिशा किस तरफ है? इस दिशा में। तो इनके मध्य का कोण कितना बन रहा है? 180 डिग्री कोण। ये 180 डिग्री कोण बन गया। आरी बात समझ में? ठीक है, तो इसके लिए अपन मान निकालते हैं। तो इसके लिए अगर अपन मान निकालेंगे तो टाउ बराबर कितना होता है? पीई साइन 180। साइन 180 का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। आपको मैंने बताया था एक बार एएसटीसी वाला, ठीक है, एएसटीसी है ना, उसकी सहायता से आप निकाल सकते हो साइन 180 का मान। ठीक है, तो साइन 180 का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पी गुणा 0, पी बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर हमारा टाउ बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये देखिए टाउ बराबर 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ये इसकी साम्य अवस्था होगी, ये भी साम्य अवस्था में उपस्थित होगा। ये जो इसकी साम्य अवस्था होगी ये अस्थायी साम्य अवस्था होगी, ये स्थायी साम्य अवस्था नहीं होगी। क्या होगी इसकी? अस्थायी साम्य अवस्था होगी। ठीक है, और इस चीज को अपन जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा चैप्टर नंबर 2, उसमें आप इसको डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, वहां पर स्थितिज ऊर्जा वाला कांसेप्ट आएगा, उस स्थितिज ऊर्जा वाले कांसेप्ट में इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 180 डिग्री वाली कंडीशन होती है, ये कौन सी होती है? अस्थायी साम्य अवस्था होती है। दूसरा जो ये फर्स्ट केस आया था उसमें साम्य अवस्था कौन सी थी? स्थायी साम्य अवस्था थी, है ना, जिसमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था। और तीसरा केस क्या था? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसमें हमारा क्या आया था? टाउ का मान अधिकतम आया था। तो ये 3 केस थे जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ में ये टॉपिक समाप्त होता है। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।